नमस्कार। आज से हम अपने कुछ ऐसे खास मेहमानों के साथ मुलाकातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ होंगे शहर के वे जाने पहचाने चेहरे जिनकी कोशिशों से कभी एक तो कभी हजारों चेहरों पर मुस्कान खिली होगी। दोस्तों, अपने और अपनों के लिए जीने वाले तो इस दुनिया में हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में चंद ही ऐसे लोग हैं जिनका दिल गैरों के लिए धड़कता है। किसी अनजानी की जिंदगी में मौजूद गुर्बत, बीमारी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसे तमस से उजाले की ओर ले जाने वाले इन्हीं जमीनी के सितारों से हम अपने खास कार्यक्रम उजाले की ओर में लगातार आपको रूबरू कराएंगे। उनके इन्हीं समर्पण को वंदन करने का प्रयास है हमारा कार्यक्रम, ताकि और भी लोग इनके जीवन से प्रेरित होकर परोपकार की राह पर चल सकें। मुलाकातों के इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं आराधना त्रिपाठी जी। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कैंसर सर्वाइवर से कैंसर काउंसलर तक का कठिन सफर तय किया है। इस सफर की पूरी कहानी आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के स्टूडियो में। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम, आप ये बताइए कि आपको कैंसर हुआ था, एक कैंसर पीड़िता से लेकर एक कैंसर जो एंटी कैंसर लेडी बनने तक का सफर कैसा रहा, वो दर्शकों को थोड़ा बताएं। इतने बड़े बड़े शब्द के साथ मैं क्या बोलूं। ये सफ़र तो उथल पुथल से भरा हुआ था। अगर कहूं तो सिंपल सी हाउसवाइफ, बच्चों के साथ जैसा सिंपल जीवन बीत रहा था जी। वही रूटीन था। टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, घर का काम करना, शॉपिंग, घूमना और शाम को कोशिश करना कि थोड़ा वॉक कर लें, आसपास के लोगों से मिले। बस एक सामान्य सा जीवन अपने ढर्रे पे चल रहा था। और इसके बाद का जो जीवन आया वो सच में यू टर्न था लाइफ का जी। और अकल्पनीय, जो कल्पना से परे है। मेरे लिए खुद कल्पना से परे है, क्योंकि अगर आज की स्थिति को कोई मुझे उस समय बताता तो मैं विश्वास भी नहीं कर पाती। तो ये सफ़र तो बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। मैम, आपके पति का क्या रिएक्शन था जब आप जाना नहीं चाहती थी करियर काउंसलिंग के लाइन में, लेकिन आपके पति हमेशा आपको मोटिवेट किया करते थे। तो जब आप एक करियर काउंसलर बनी तो आपके पति का उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? कैंसर काउंसलर तो इनका तो हमेशा से उद्देश्य था कि तुमको कुछ अलग करना है। भगवान ने तुमको शुगर बीपी नहीं दिया है, सर्दी खांसी नहीं दी, कुछ अलग बीमारी दी है जी। तो कुछ सोच के उन्होंने दिया है। पर उस समय इनकी बातें मुझे ना सिर्फ कपोल कल्पना और ऐसा लगता था सिर्फ मोटिवेट करना चाहते हैं, ठीक रहो, अच्छी रहो, वही बी पॉजिटिव। तो मुझे लगा कि सिर्फ ये इसके लिए मुझे हिम्मत दे रहे हैं। इनकी आगे की प्लानिंग ये सब मुझे नहीं पता था। हो सकता है इनके पास भी प्लानिंग ना हो, वो सच में मुझे हिम्मत ही देने को कर रहे हो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा निगेटिव पेशेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो मैम, आपने जैसा कि आपने बताया पहले, हमारी जो ऑफ स्टेज बात हुई थी कि आपके हस्बैंड जब गुजर गए थे, उसके बाद जो तमाम जो मुश्किलात भरा दौर था उसको आप दर्शकों के सामने बताया, और साथ में कैंसर से भी आप लड़ाई लड़ रही थी और साथ में उस अकेलेपन से लड़ाई लड़ना, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ़ है। तो एक बार दर्शकों को ज़रा बताएं। देखिए, जब कोई भी बीमारी आती है तो वही रिएक्शन सबको मिलता है, कम और ज़्यादा हो सकता है किसी के साथ। वही मुझे, कैंसर नाम ही ऐसा है कि मतलब व्यक्ति तो हिल ही जाता है जो मरीज है, परिवार ज़्यादा सफ़र करता है। क्योंकि अरे अभी मत बताओ उसको और मत इलाज कराओ, कहीं आयुर्वेद में देख लेते हैं, इसमें तो लाखों खर्च हो जाएंगे, कैसे होगा इलाज। मतलब आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक सारे प्रॉब्लम एक साथ खड़े होते हैं उस समय। तो वो, और कैंसर की बात मत करो बार बार, उसके बच्चों के सामने मत बोलो, वो डर जाएंगे, समाज में मत बोलना कि कैंसर हो गया है फैमिली में। मैम, जिस तरीके से कभी कभी अभी दूरस्थ इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि कैंसर को लेकर झाड़ फूक वाली भी एक इलाज के रूप में देखा जाता है, तो क्या आपके फैमिली में भी ऐसा कोई माहौल उस समय उत्पन्न हुआ था कि हाँ, पहले झाड़ फूक में विश्वास रख लेते हैं, या डॉक्टरों के पास आपने अप्रोच किया डायरेक्ट? देखिए, जब बीमारी कोई आती है ना तो आपको राय बहुत मिलती है जी। हर तरह की राय आती है। ऐसी राय भी आई कि इसमें तो 6 महीने में डेथ हो जाती है। जी जी। तो क्यों इन्वेस्ट करना, फालतू पैसा डालना। इन्वेस्ट शब्द भी आया जी। कि अरे क्या दिक्कत है, बच्चे बढ़ जाते हैं, अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं, इससे बुरा तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ें नहीं हो सकती। तो यहाँ तक भी सुनने को मिलता है। और झाड़ फूक तो सबसे आसान है, अरे वो तो एक नारियल 2 अगरबत्ती में ठीक कर देता है, तो क्यों लाखों खर्च करना, ज़मीन बेचना और पूरे अपने बचत तोड़ना। वो भी एक कारण है। अच्छा, यहाँ पे लिंग भेद भी आता है। अगर पुरुष को है तो चूंकि वो कमाने वाला है तो उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा,
क्योंकि आगे घर उसी को चलाना है। और लेडीज़ लोग के संग अक्सर ये हो जाता है कि उम्र हो गई है, अब क्या उतना करना उनके पीछे, तो बहुत सारे चीज़ें, यानी वही राय तो बहुत सारी तो आती क्या हैं। आपके साथ भी ऐसा सेम ऐसी बिल्कुल वही परिस्थितियां जो अभी बता रही है, ऐसी परिस्थितियां थी या इसके नहीं। विपरीत थी? इतना तो नहीं था, लेकिन काफ़ी हद तक था। लेकिन सबसे मेन होता है अटेंडर, जो मरीज का इलाज कराने का बीड़ा उठाता है, उसको मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और स्पंदन जो है अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शब्द है, लेकिन ये एनजीओ का नाम स्पंदन रखना, इसके पीछे की क्या कहानी है? और कैसे एक कैंसर पीड़ित आप रही हैं, कैंसर से पीड़ित रही हैं, और एक स्पंदन एनजीओ चला रही हैं जो कि कैंसर के लिए ही काम कर रहा है, तो इसका कैसा कहानी है पीछे, इसके थोड़ा दर्शकों को बताएं। हाँ, इसका ओरिजिन अगर मैं बताऊं, जी। मेरी एक दोस्त है विम्मी, मतलब क्या कहना जी, चाइल्डहुड फ्रेंड, KG 1 से हम एक साथ पढ़े हैं। उससे मैं हर राय लेती हूँ, कभी कुछ साहित्य को लेकर या कविता को लेकर या कोई ऐसे जो कुछ अनोखा लगे। तो जब एनजीओ का बात हुआ तो मुझे बहुत सारे शब्द सूझे, संजीवनी रख दें, कुछ बहुत सारे नाम। अच्छा, सीए लोगों ने कहा कि दीदी नाम ऐसा रखिएगा कि वो कैंसिल ना हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर उस नाम से एनजीओ रजिस्टर्ड होगा तो आपको नाम बदलना पड़ेगा। अच्छा। तो ये था कि एक नाम के साथ इमोशन भी अटैच हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने यही राय ली कि स्पंदन एक नाम आ रहा था, वो अलग लग रहा था कुछ, और वो हमारे मैटर से भी, जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेट हो रहा था। क्योंकि धड़कन, बोलते हैं ना जान है तो सब कुछ है, तो धड़कन है तो बोलते हैं ना ईसीजी की लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए। जी तो जी। बस उसी के वो लेके इसका नाम हम स्पंदन रखे, और संयोग से कि उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। बहुत अच्छी बात है मैम। बहुत सारे मिथ्स हैं कैंसर को लेकर, हमारे समाज में बहुत सारे मिथ्स फैले हैं। तो आपसे मैम मेरा 2 सवाल यही रहेगा। पहला सवाल ये है कि जब आप कैंसर पीड़ित थी तो उन अफवाहों से कैसे बची, और अभी जब आप एक माफ़ कीजिएगा कैंसर काउंसलर हैं, तो फिर इन अफवाहों से कैसे आप मतलब इनका जवाब देती हैं? उस समय तो मेरे पति ही सफिशिएंट थे, पर्याप्त थे वो जवाब देने के लिए। और मुझे उस समय मेरा दिमाग ही सही नहीं चल रहा था। कभी किसी की बातें बहुत अच्छी लगती थी। क्या है ना, जब 100 आदमी आपको समझाने आते हैं ना, अगर वो 98 व्यक्ति आपको अच्छा समझा रहे हैं, 2 व्यक्ति आपको निगेटिव बोले हैं, तो आपको 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। ऐसा लगता है वही सच बोल पाए हमारे सामने, बाकी लोग सब बनावटी बोल रहे थे। तो अफवाहें तो आपके पास तक आती हैं कि अरे उनका तो सेकंड कीमो में डेथ हो गई, तो मतलब पेशेंट तो गया ना सुन के, उसको वो डेथ ही याद रहेगी, बचने वाले चेहरे याद ही नहीं रहेंगे। तो उस समय पति फेस करते थे, वो उसका जवाब देते थे। और आज तो मैं सक्षम हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने वो हर फेस देखा है, हर निगेटिव पेशेंट को मैंने ठीक होते देखा है। तो अब उन अफवाहों को फेस करना मेरे लिए बहुत सरल है। मैम ज़्यादा चुनौती किस में मिली, ये दर्शकों को बताइए कि अभी आप एक जो है पेशेंट रही कैंसर की, और उसके बाद आप एक कैंसर काउंसलर बनी, तो अभी चुनौती ज़्यादा किस में मिली है आपको? चुनौती ज़्यादा मुझे पेशेंट के रूप में मिली थी, क्योंकि ना जी, अभी हमको आपका सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, हॉस्पिटल का सपोर्ट है, लेकिन जब बीमार होते हो ना आप, तो बेड पे आप अकेले लेटते हो। जी बिल्कुल। सारे लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन ओटी के बाहर आपको बोलते हैं जल्दी आना, ठीक होके आना। ओटी के अंदर आप अकेले जाते हैं, बेड पे सारा प्रोसीजर आपको होता है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस उसी समय रहते हैं जब आप पेशेंट रहते हैं। मैम पेशेंट्स को जो उनके कंफर्ट जोन में लाना, अगर मान लो कि कोई पेशेंट है भी कैंसर से पीड़ित है, उनको पता चल जाता है, तो अंदर से तो उनको बहुत घबराहट होती है और नेगेटिविटी होती है, और आप बहुत बखूबी ये काम कर रही हैं कि पेशेंट को उनके कंफर्ट जोन में लाते हो वापस से, तो ये आप कैसे कर रही हैं, कैसे पेशेंट्स को समझाती हैं आप? ये काम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग में जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि डॉक्टर से बात करने में क्या लगता है, जो मुझे लगा वो स्वाभाविक है, हर पेशेंट को लगता है कि ये हर से यही बोलते होंगे, क्योंकि इनके पास तो नॉर्मल पेशेंट आते ही नहीं है, कैंसर वाले ही आते हैं, और ये सबको यही बोलते होंगे कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, सब ठीक होगा, पेन नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये बात डॉक्टर हर किसी से बोलते होंगे, लेकिन जब कोई पेशेंट आपसे बोलता है कि नहीं नहीं इतना पेनफुल नहीं है, इसका नाम ज़्यादा बड़ा है, डर ज़्यादा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी बातें एकदम बोलते हैं रुई के फाहे जैसा, कोई लगता है कोई घाव में लगा रहा है, वो बातें। तो ये चीज़ें सबसे अच्छा पार्ट यही रहता है, जब पेशेंट रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। जी। तो अभी तक कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके साथ आप बैठ चुके हैं, जिनके साथ आप बात कर चुके हैं और वो सफल हो चुके हैं अपने ज़िंदगी में, जब कैंसर पीड़ित थे और कैंसर से मुक्त होके गए हैं?
ऐसा कुछ अनुमानित जो देखिए फिगर जैसे है? 600-700 के लगभग मैंने काउंसलिंग की है जी। जो कैंसर के ही मरीज रहे हैं, और उसमें से सफल अगर मैं रेशो देखूं तो कुछ ही हैं, मतलब 100-200 ही सक्सेस नहीं रही स्टोरी इनमें से, लेकिन बाकी सब सक्सेस हैं और सब मेरे संपर्क में हैं। मैम, ये अफवाह जो चलती है कि खबरों में दिखाई जाती है, तमाम जो भी सोशल मीडिया का ज़माना है और खबरें उड़ती उड़ती आती है सबके पास, कि जो एक बायोप्सी करवाने से कैंसर का लगातार जो होता है वो बढ़ते रहता है, तो क्या ये जो अफवाह है या सच्चाई है इसमें कुछ? नहीं, पूरी तरह से अफवाह है, क्योंकि आप ये बताइए, आपको जब शुगर है तो आप कैसे जानेंगे कि मुझे शुगर है? बिल्कुल, ब्लड टेस्ट से जानेंगे। ब्लड टेस्ट। जी जी। ऐसा तो नहीं ना कि ब्लड निकालने से शुगर बढ़ने लगेगी, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कराते हैं, जैसे ही कुछ लगा हमको लो बीपी लग रहा है, तुरंत हम अपना बीपी टेस्ट करेंगे तुरंत। ये भी एक तरह का टेस्ट है। जब तक ये टेस्ट नहीं होगा, डॉक्टर जानेंगे कैसे कि आपको प्रॉब्लम है भी या नहीं है, जी। और है तो कहाँ तक है। तो ये सिर्फ टेस्ट है, भ्रांतियां बहुत सारी हैं, इसलिए सुनी सुनाई, मतलब मैं व्हाट्सएप में तो मैं भी मैसेज डाल सकती हूँ। जी जी। आपको पता होना चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा है। और खाने को लेकर कि ये भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेजेस में आता है कि ये खाए तो इनसे कैंसर से छुटकारा मिलेगा, क्या उसमें भी कुछ सच्चाई है या ये भी एक महज अफवाह है? वो मेरे पास बहुत सारे आते हैं जी जी। कि दीदी इलाज ना कराएं, खाने का सोडा खा ले क्या? अच्छा। नारियल का पानी पीने से ठीक हो जाता है। नारियल का तेल कच्चा 2 चम्मच डेली यदि लेते हैं तो कैंसर नहीं होगा, होगा भी तो ठीक हो जाएगा इससे। वो सब ये सारी चीजें एल्कलाइन हैं, जी। आपकी एसिडिटी को ठीक करती हैं, कैंसर को ठीक नहीं कर सकती, किसी हालत में ठीक नहीं कर सकती। मैम, पिछले 1-2 दशकों में जो है कैंसर पीड़ितों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। मैं ऑन पेपर आपसे ये बात नहीं बोल सकती, क्योंकि जी। अभी मेरे रिसर्च में है वो चीज़ें। जी जी। तो ये चीज़ें, लेकिन जो मैं देख रही हूँ मैक्सिमम कारण। ये कैसी बात है? ये क्या स्टेज होता है कैंसर का? ये महज ये भी बोलने वाली बात है, क्योंकि खबरों अफवाहों में तो ऐसे फैलती रहती हैं। तो क्या ये कोई ऐसा टर्म है स्टेजेस का, या ऐसा है ही नहीं? कोई भी बीमारी जो है हम सिर्फ उसको नाम से जानते हैं। आपको क्या है? ब्रेस्ट कैंसर है, आपको ब्लड कैंसर है, उसके अंदर वो कितने टाइप का है वो हम नहीं जानते हैं। तो मैम, आप ये बताएं कि आपको कैंसर कब हुआ और कितना लंबा ड्यूरेशन था उस इलाज का, और कैसा स्थिति था, कैसा तनाव था उस समय फैमिली में, और कब तक ये इलाज चला, ये आप दर्शकों को बताएं। जब 2012 में मुझे कैंसर का पता चला, गठान थी 1 या 1.5 महीने का डेवलपमेंट था, और कहीं ना कहीं लापरवाही भी थी, क्योंकि गठान महसूस हो रही थी, लेकिन वही कि जाएंगे टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। और हॉस्पिटल से, निडल से, इंजेक्शन से, सबसे इतना डर था कि हेल्थ चेकअप की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब बोलते हैं कि तकलीफ़ बढ़ती है तो और कुछ दिखता नहीं, उस समय सिर्फ हॉस्पिटल दिखता है। तो जैसी तकलीफ़ बढ़ने लगी तो फिर हम गए, हेल्थ चेकअप ही लिए, और फरवरी में डायग्नोस हुआ 2012 में कि मुझे कैंसर है। ये पता लगना भी अपने आप में बहुत शॉकिंग था, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी लाइफ जो जीता है वो ये नहीं सोच पाता कि कैंसर मुझे हो सकता है। तो पहला प्रश्न यही निकलता है कि मुझे कैसे हो गया। तो डायग्नोस हुआ और इलाज चला 8 महीने। और उस समय परिवार का अगर मैं कहूँ सपोर्ट, तो परिवार का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला। पति ने शायद इतनी जानकारी, ऑफिस में भी आकाशवाणी में ये थे, उन्होंने भी, सबने कहा कि सर इतना कैंसर को करीब से हम तभी जाने जब भाभी को कैंसर हुआ। तो सही इलाज कहाँ से लें? बाहर जाना ज़रूरी है कि अपना शहर ठीक है? आखिर में तय यही हुआ कि अपने शहर से बेहतर कहीं इलाज नहीं है, इसलिए हमने अपना इलाज यहीं कराया। 8 महीने पूरा ट्रीटमेंट चला। इसमें ऑपरेशन भी हुआ, सर्जरी भी हुई, कीमो भी हुआ, रेडिएशन भी हुआ। मैं अभी भी हार्मोन थेरेपी पे हूँ, तो ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ और फॉलोअप में हूँ। तो मैम, आपने कैसे तय किया कि हाँ इसी हॉस्पिटल में मुझे इलाज करवाना है, और आप दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे कि हम सही जगह पे कैसे हॉस्पिटल को चूज़ करें, किस डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा? आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, हर शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल है, कैंसर का ट्रीटमेंट है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 3 ब्रांचेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होना चाहिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजी होना चाहिए और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी होना चाहिए। अगर ये तीनों डॉक्टर कहीं पर एक छत के नीचे हैं, मतलब वहाँ कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट है। यदि सिर्फ सर्जरी है, कीमो नहीं होता, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें तीनों डॉक्टर बैठ के डिसीज़न लेते हैं।
तो ऐसी जगह ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और सौभाग्य से बिलासपुर में हॉस्पिटल हैं जिसमें कैंसर का इलाज कंप्लीट होता है, अपोलो में। तो इसलिए, और हम गए, बॉम्बे गए, दिल्ली गए, और वहाँ के कम से कम 7-8 हॉस्पिटल हम लोगों ने घूमे। और सभी डॉक्टरों का, जो हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं, उनका भी यही राय था कि आप आइए यहाँ, फॉलो अप लीजिए हमसे, लेकिन ट्रीटमेंट अपने शहर में लीजिए, क्योंकि रात में या कभी अचानक कोई इमरजेंसी आई तो आप बॉम्बे या दिल्ली तत्काल नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ आप 1-2 घंटे में ट्रीटमेंट। मैम, ये तो आपने माफ़ी चाहूँगा बीच में रोक रहा हूँ, ये तो आपने शहरों की बात बोल दी, लेकिन उनका क्या, जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, या तो उनके पास उतना शिक्षा नहीं होता, ना ही उतने पैसे होते हैं, और ना ही वो सुविधा, मूलभूत सुविधा जो अभी शहरों में लोगों को मिल जाती है। उन लोगों के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे कि कैसे वो आखिर कैसे कैंसर से निजात पा सकते हैं, या शुरुआती चरण में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जगह जगह पे हेल्थ चेकअप आजकल कैंप बहुत लग रहे हैं, गांव में भी लग रहे हैं। हर हॉस्पिटल वाले भी अपनी मोबाइल वैन चलाते हैं, निःशुल्क टेस्ट होते हैं जिसमें पेप स्मीयर है, मेमोग्राफी है, जो कैंसर के ही जांच है, तो वो सब वहाँ होती हैं। तो कुछ तो आप, सबसे सशक्त माध्यम तो आप लोग हैं जी। क्योंकि यदि मीडिया चाहे तो गली गली, एक एक घर तक पहुँच सकती है, क्योंकि फ़ोन आजकल सबके हाथ में है। तो ये कहना गलत है कि गांव के सुदूर अंचल में कहीं बात नहीं पहुंचती, बात पहुंचती है। और हमको जाके, जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम जाते हैं वहां तक जी। और स्कूलों में, गांव के छोटे, अगर एक 15-16 साल का बच्चा अगर समझता है इस चीज़ को, तो स्वाभाविक है वो सिर्फ अपने घर नहीं, अपने सर्कल में भी बताएगा। तो इस तरह से काम छोटे स्तर से ही शुरू किया जाए, लेकिन काम शुरू किया जाए। मैम, और ये जो एक ये भी अफवाह होता है कि कीमो बहुत दर्दनाक होता है, कीमो के आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, क्या ये भी सच्चाई है, ये महज अफवाह है ये भी? देखिए, कीमो ऐसा कुछ ड्रग नहीं है जो आपको ख़त्म कर देगा, ये इलाज है। अगर हम किसी पैरासीटामोल बुखार में लेते हैं तो कैंसर में कीमो लेते हैं, तो ये इलाज का एक तरीका है। कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं इसके मैम? जैसे बहुत लोगों का कहना है बाल झड़ जाते हैं। हाँ, जैसे बच्चों को हम छोटे में जब वैक्सीन लगता था तो पहले से उनको पैरासेफ दे देते थे, क्योंकि इसके बाद पता है बुखार आएगा, तो हम उसमें विरोध नहीं करते थे, हम आराम से लेते थे। बल्कि जिनके पास नॉलेज नहीं है उनको भी बताते थे कि आपको टीका लगा है बच्चे को क्या, तो आपको फीवर आएगा। जी जी। लेकिन यही चीज़ कीमो में है कि यदि कीमो लगा है तो बाल जाएगा, 95% में बाल जाता है, कुछ दवाओं से नहीं भी जाता है, लेकिन डॉक्टर आपको गाइड करते हैं। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात है, तो साइड इफ़ेक्ट की भी दवाइयाँ पहले से दी जाती हैं। तो अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है कि मेडिकल अपना बहुत ऊपर हो चुका है अब पहले से। तो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद क्या वो बाल फिर से वापस आएंगे, परमानेंटली डैमेज्ड हो जाते हैं? बाल बहुत सुंदर वापस आते हैं, आपके सामने बैठी हूँ मैं। जी। नहीं, ये अफवाह है, बहुत चलन में अफवाह कि कीमो के बाद बाल झड़ जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं, तो ये एक अफवाह को दूर करना बहुत ज़रूरी था। और मैम, सरकार का क्या रोल है? अभी आप कैंसर पीड़ितों का अभी आप वो काउंसलिंग कर रही हैं, तो सरकार का क्या रोल है आपके दृष्टिकोण से? सरकार क्या कर रही है फिलहाल इन कैंसर पीड़ित के लिए? देखिए, स्वास्थ्य की बात करें अगर, तो आयुष्मान कार्ड मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के पास है। स्मार्ट कार्ड था, अब आयुष्मान कार्ड है, और अच्छी खासी मदद सरकार उसमें कर रही है। हमारा इतना अच्छा एम्स खुला है, तो 20 रुपए के कार्ड में लगभग पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट वहाँ उपलब्ध है। सिर्फ आने जाने, रहने खाने का जो उनको खर्च होगा, उसकी भी कई संस्थाएं हैं जो रहने की व्यवस्था भी कर रही हैं। और सरकार हर तरह की योजना बनाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री सहायता कोष हो, चाहे वो विधायक कोटा हो, पार्षद कोटा हो। बस ये है कि आपको वो तरीका मालूम होना चाहिए कि वहाँ तक हम कैसे जाएं। और भटकना हर जगह है। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना, तो पहली और दूसरी बार आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, तो वही चीज़ें सरकारी में भी हैं। जी जी। मैम, ये तो बात होगी कैंसर की। अब आपके जो एनजीओ उस पर बात करते हैं। लोकल प्रशासन का क्या रुख है? आपके जो एनजीओ है स्पंदन है, उसके प्रति क्या रुख है? क्या लोकल प्रशासन कभी विजिट करी है? क्या कभी कुछ डोनेशंस आया है, ऐसा कुछ? अभी तक तो नहीं आया है। लोकल प्रशासन से मुझे अभी तक कोई डोनेशन नहीं मिला है। ये 1 मैन आर्मी थी शुरू में, 6 साल मैंने निःशुल्क काम किया, लेकिन अब धीरे धीरे एक संस्था बन गई है, तो अब हम लोगों ने डोनेशन लेना शुरू किया। लेकिन अभी तक डोनेशन सिर्फ हमारे संस्था के सदस्य वही इकट्ठा करते हैं, और डॉक्टर्स सबसे बड़ा हमारा, अगर कोई डोनर है तो डॉक्टर्स हैं। तो मैम, आप कैसे स्पंदन में जो है आपका जो एनजीओ है, उसमें कैसे लोगों को और जोड़ रहे हैं, कैसे मोटिवेट कर रहे हैं
कहाँ कहाँ विजिट करना पड़ता है आपके और आपकी टीम को, ताकि और से और लोग जुड़ें और कैंसर पीड़ितों को भी जोड़ा जाए, ताकि उनका बेहतर तरीके से काउंसलिंग हो सके, उनके मन से जो डर है वो निकाला जा सके? हमारे स्पंदन में डॉक्टर्स, अपोलो के कैंसर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स उसके परमानेंट फाउंडर मेंबर हैं, और उसमें एक हमने अभी तक ये शर्त रखी है कि कैंसर सर्वाइवर ही उसके मेंबर बन सकते हैं, ताकि वो उस दर्द को समझ सकें, उनको समझाना ना पड़े कि ये होता क्या है कैंसर, वो दर्द को साझा कर सकें और उस चीज़ को दिल से कर सकें, सेवा, क्योंकि सेवा करना और सेवा देना बहुत कठिन चीज़ है। तो इसलिए हम लोगों ने रखा है कि कैंसर हो, उस फैमिली में कैंसर हो कम से कम, तो ऐसे लोग हैं तो, और दिल बोलते हैं ना, दिल का रिश्ता जो बाद में जुड़ता है, दर्द का पहले जुड़ता है। जी 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 मैम, अब एक आपसे सवाल पूछेंगे, उसके बाद झट से एक ब्रेक लेंगे। अभी बताइए, जब आप करियर काउंसलर बन गई थी तो आपके पति का क्या रिएक्शन था? क्योंकि उन्होंने पहले से अनुमान लगाया था कि आप एक करियर काउंसलर बनेंगी, तो क्या रिएक्शन था उनका? उनका रिएक्शन मैं ये बताऊँ, बहुत रोए थे जी, क्योंकि बोलते ना ड्रीम कम ट्रू। तो जब डॉक्टर्स वर्मा सर ने मुझसे पूछा कि आपका नंबर मैं पेशेंट्स को दे सकता हूँ, तो ये रोने लगे थे। तो सर ने कुछ गलत सोचा, बोले नहीं नहीं, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो मैं इनका नंबर कहीं सर्कुलेट नहीं करूँगा, मैं इसीलिए आप दोनों को बुलाया हूँ। लेकिन हम लोगों की ये बात हुई थी, एक डील हुई थी कि मैं इनसे बोलती थी अब आपसे मैं अधिकार से लड़ नहीं सकती। अपने पति से मैंने कहा कि इतना आपने मेरे ऊपर खर्च कर दिया है कि अब मैं आपसे वो अधिकार से लड़ नहीं पाऊँगी। तो ये बोलते थे नहीं तुम टेंशन मत लो, वर्मा सर अगर किसी दिन तुम्हारा नंबर पेशेंट्स को दिए काउंसलिंग के लिए या मोटिवेट होने के लिए, उस दिन तुम ऋण मुक्त हो जाओगी। तो मैंने कहा वो दिन तो कभी आना नहीं है। जी जी, लेकिन संयोग से वो दिन आया तो इनके आंसू नहीं थमे। हालांकि इन्होंने वाकई उस चीज़ को इतना सपोर्ट किया कि मैं, मतलब मेरी फैमिली के विरुद्ध जाके मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। फिलहाल हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा।